हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्तिका कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यू मतलब कि वुमेन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये। तो जीत सीरीज, जो कि इस सीरीज़ का नाम है प्रैक्टिस सेट में, ये है जीत सीरीज। ठीक है, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और लाइक, कमेंट और शेयर करना है। तो मेरे साथ आप पूरे 15 सेट करेंगे हम इसके। आपको मैं संपूर्ण मैं इतना दिलासा दे सकता हूँ कि आप के 30 है टोटल क्वेश्चन। ठीक है, जीके और जीएस को मिला करके। उसमें से मैं 30 में से 30 का वादा तो नहीं कर सकता, परंतु 25 से 27 क्वेश्चन का वादा जरूर करता हूं दोस्तों। मैं इतने क्वेश्चन आपको करवा के रहूँगा, ठीक है, आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं आगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है अंतिम प्रहार, इसमें हम क्या क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोक नृत्य, ठीक है, जो स्टेट के लोक नृत्य है और जो स्टेट के शास्त्रीय नृत्य, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और प्रमुख त्यौहार और उत्सव और मेले, उनके बारे में पढ़ेंगे। और प्रमुख मंदिर, जो प्रमुख मंदिर है और यूनेस्को की साइट, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, उनके बारे में भी पढ़ेंगे क्या इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और अगला है खेल। खेल में हम जो भी है आपका क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, रग्बी, जो भी टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, यूनिवर्सिटी गेम्स, एशियाई खेल, उनके बारे में पढ़ेंगे। और पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, आपको करंट का भी आ सकता है, और जो है इतिहास में जो जिसको मिला है भारत रत्न, रमन मैग्सेसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। और छठे नंबर पे पढ़ेंगे हम संसद में क्या क्या होता है, जो भारतीय संविधान है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और जो देशों से लिए प्रावधान आदि। ठीक है, इसमें आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आएंगे। और साथ में पढ़ेंगे हम भारत तथा विश्व का भूगोल। इसके आपको क्वेश्चन रहेंगे इंडियन आर्मी में। ठीक है दोस्तों, तो अगला आगे देखिए दोस्तों, अगला करेंगे हम जो भारत की जो मृदा है। ठीक है दोस्तों, जो भारत की जो मृदा है, रुकिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा, जो भारत की जो मृदा है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये देखिए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो मृदा है, जलवायु है, पहाड़, नदियाँ, ठीक है, इनके बारे में भी इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे। और इतिहास में हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तीनों में से आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, और भारत की जनगणना, इससे आपको 1 क्वेश्चन तो 100% आएगा। पंचवर्षीय योजना से भी 1 क्वेश्चन आएगा। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, इससे भी 1 क्वेश्चन आएगा। करंट के आपको 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं विज्ञान में रहेंगे आपको जो SI भौतिक राशियाँ होती हैं उनके बारे में।
SI मात्रक यंत्र, जिसे हम यंत्र होते हैं जिसे हम मापते हैं, जैसे कि बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से, और वाहनों की गति ओडोमीटर से, दूरी पर गति। और विद्युत धारा के बारे में भी पढ़ेंगे, चुंबकत्व, ऊष्मा उत्प्लावन वेग, प्रत्यस्थता, ध्वनि तरंग, तरंग पृष्ठीय तनाव, कार्य ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, न्यूटन के नियम। ठीक। और रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे हम पदार्थ एवं उनकी प्रवृत्ति। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे, परमाणु संरचना, संयोजकता, हाइड्रोजन एवं उसके जो यौगिक होते हैं, और ऑक्सीकरण एवं अपचय, विलयन का वर्गीकरण, विलयन, कार्बन एवं यौगिक, उसके बारे में पढ़ेंगे, और पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगला पढ़ेंगे हम फिर जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं होती है, जो शाखाएं होती है जैसे कि शैवालों का अध्ययन, ऐसे करके प्रमुख शाखाएं होती है, जैसे कि वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, इनके बारे में। कोशिका विज्ञान भी पढ़ेंगे हम। कोशिका विज्ञान इसका होता है साइटोलॉजी में। और मानव पाचन तंत्र के अंग, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जैव विकास, आनुवंशिकी, प्राणी विज्ञान, पादप हार्मोन, पादप रोग, परिस्थितिकी, प्रदूषण के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, और पोषक तत्व और मानव तत्व। ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है दोस्तों, इन सभी से आपको टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप प्रश्न की ओर, दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, भारत के साथ कितने पड़ोसी देश की सीमा लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, भारत के साथ कुल सीमा वाले देश है हमारे 9, क्योंकि इसमें से जो 2 देश और 7 देश, वो है हमारा 7 देश है हमारे स्थलीय, 7 है हमारे इसमें स्थलीय, और 2 है हमारे जलीय। जो 2 जलीय है, जलीय में आएंगे हमारा, जलीय में कौन से है? जलीय में है हमारे एक है श्रीलंका, और दूसरा है हमारा मालदीव। ठीक है दोस्तों, ये 2 हमारे जलीय है। तो स्थलीय कितने हमारे? स्थलीय है हमारे पास 7। तो उनके 7 के नाम मैं लिखूंगा यहाँ पे। सबसे पहला है टॉप पे हमारा बांग्लादेश। ठीक है। दूसरे पे आता है हमारा चीन। तीसरे पे आया हमारा पाकिस्तान। चौथे पे आया हमारे पास म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। 5वें पे आया हमारा नेपाल। ठीक है। 6ठे पे है भूटान।
तो 7वें पे हमारा अफगानिस्तान। ये हमारे टोटल 7 जो कि स्थलीय देश है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहिए का आविष्कार डैश काल में हुआ है। तो बताइए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है। ये इसके कहने का मतलब है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है। दोस्तों जल्दी जल्दी अपने उत्तर बताइए। तो पहिए का आविष्कार हड़प्पा काल में तो नहीं हुआ है, ना नवपाषाण काल में हुआ है, गुप्त काल तो बाद में है, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो है अज्ञात काल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, जो हड़प्पा काल का समय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक नवपाषाण की बात करते हैं। नवपाषाण काल यह 4,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक है। 2500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अब गुप्त काल की बात करते हैं। तो मैं आपको गुप्त काल के बारे में बता रहा था दोस्तों। तो गुप्त काल हमारा गुप्त वंश भी बोलते हैं इसको। तो गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी आपकी 319 से लेकर के 550 ईस्वी पूर्व तक गुप्त वंश रहा था। तो हड़प्पा काल हमारा 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं रही होंगे तो मेरे बोलने पे फोकस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या बताया है देखिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल है हमारा ए ऑप्शन 1919 से लेकर के 1921 तक। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उस टाइम क्या हो। 1916 ईस्वी से लेकर के 1921 के बीच में क्या हुआ। सबसे पहले तो देखो महात्मा गांधी भारत आए। ठीक है, और दूसरा क्या काम हुआ इसमें, लखनऊ समझौता हुआ। और इस समझौते में जो कांग्रेस है, कांग्रेस फिर से एक हो गई। ठीक है, ये वो दूसरा कार्य। और तीसरा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है हमारा, जो कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट पारित। ठीक है दोस्तों, रॉलेट एक्ट पारित हुआ। तो और जिसे कि इसे एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम काला कानून भी कहते हैं।
काला कानून हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऐसा था, इस एक्ट में ऐसा था, इस एक्ट में बिना किसी कारण से किसी भी भारतीय को बिना उसके जुर्म के 2 सालों तक जेल में बंद किया जा सकता था। ना उसकी कोई अपील होगी, ना कोई दलील पेश होगी, ना वो केस दर्ज होगा, ना कोर्ट में जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो बस 2 सालों तक जेल में जाएगा। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और हुई है, चौथी चीज़ ऐसी हुई है जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ है। ठीक है, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये हुआ था हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो हमने ये सब पढ़ लिया। अब 1921 से 26 कौन था? ये था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है दोस्तों, 1921 से लेके 1926 तक कौन था? लॉर्ड रीडिंग। और 1910 से 1916 कौन था? ये था लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग भी कौन? द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय था। और 1926 से लेकर के 1931 तक कौन था? और 31 में हुआ है गांधी इरविन समझौता भी। तो कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये तो हमने एक क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री मतलब जो कि हमारा इतिहास है उससे भी कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली है? तो मेरे को जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, हमने किस देश से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ली है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चलाता है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसे सदन के या क्या कर लो, सॉरी, सदन का, संसद का कोई एक सदन चला सकता है चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को बताओ आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारत ने किस देश से ली है? जल्दी बताओ दोस्तों। तो हमने राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है? वो चलाया जाता है आर्टिकल कौन है? 61। ठीक है, और वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। अमेरिका से हमने और क्या क्या लिया है वो पढ़ेंगे। तो एक तो हमने देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो हमारे राइट है, फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार एक लिया है। और दूसरा क्या लिया है? दूसरा हमने न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका भी हमने वहां से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा के बारे में बताओ मेरे को। तो कनाडा से हमने
क्या क्या लिया है? कर्नाटक के संविधान से हमने सरकार की संघीय व्यवस्था ली है। क्या ली है? सरकार की संघीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, और क्या चीज़ ली है? एक और चीज़ बताइए मेरे को। जो हमारे संघ और जो राज्य होते हैं, मतलब यूटी एंड जो स्टेट के बीच में शक्तियों का वितरण, एक चीज़ ली है। तो जापान से हमने क्या लिया है? जापान के बारे में बताओ मेरे को। जापान से हमने क्या लिया है? जापान से हमने एक चीज़ ली है, जल्द से जल्दी बताओ। जापान से लिया है हमने आपातकालीन प्रबंध, उपबंध। क्या लिया है? आपातकाल। ठीक है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया? ब्रिटेन का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक दो। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? जल्दी से जल्दी बताओ। ब्रिटेन से तो हमने एक तो ब्रिटेन के बारे में हम यहाँ पे करते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया है? एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, एकल नागरिकता ली है। तो ये हमने पढ़ लिए हैं थोड़ा सा चारों ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पांचवा क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये है तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के अन्य त्योहार बताइए मेरे को। अन्य त्योहार कौन? तो दोस्तों पोंगल कितने दिन मनाया जाता है? पहले तो पोंगल चार दिवसीय होता है, ये 4 दिवसीय। ठीक है, इसमें होता है पहले दिन कौन सा होता है? पहला होता है भोगी पोंगल। ठीक है, दूसरा होता है इसमें सूर्य पोंगल, जिसमें सूर्य देवता की पूजा होती है, सूर्य पोंगल। ठीक है दोस्तों, तीसरा होता है इसमें मट्टू पोंगल। ये हो गया मट्टू पोंगल। चौथा होता है इसमें दोस्तों कन्या पोंगल। ठीक है, जो सूर्य पोंगल है उसे हम थाई पोंगल ही बोलते हैं, थाई पोंगल। ठीक है, तो और बताइए मेरे को अन्य उत्सव जो तमिलनाडु के हैं। एक है थाई पुसुम, ठीक है। एक होता है पुंथड़ू, जो कि इसका नववर्ष है, नववर्ष। है। ठीक है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए, कौन कौन से प्रमुख त्योहार है? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार। सबसे पहले तो हालदा उत्सव। कौन है? हालदा। दूसरे पे आता है साजो उत्सव। तो उत्तराखंड के मेरे को बताइए प्रमुख त्योहार, उत्तराखंड के। जल्दी बताइए दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार। एक तो है देखो फूलदेई, एक है फूलदेई, एक है आपका घी उत्सव, और एक है दोस्तों हरेला उत्सव। तो केरल के बताइए मेरे को। केरल का एक होती है नौका दौड़,
नौका दौड़। तो एक और बताइए केरल का कोई, जल्दी से जल्दी दोस्तों। केरल का एक होता है विशु। विशु होता है जो कि केरल का नववर्ष भी है, नववर्ष विशु। तो अगला क्या है, एक और बताइए मेरे को केरल का। एक होता है ओणम। ओणम भी केरल का है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके से इन जो त्योहार है, उत्सव है, उनको याद करना है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन धन योजना की शुरू किस वर्ष हुई थी? जन धन योजना शुरू किस वर्ष हुई थी? तो बताइए मेरे को दोस्तों, जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जन धन जो योजना है, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कर लिया। तो स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? इसमें हुई थी स्किल इंडिया, जो कि स्किल इंडिया है। स्किल इंडिया की शुरुआत हुई है 15 जुलाई 2015 को। तो 25 सितंबर इसमें हुई है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ठीक है दोस्तों, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई है। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या शिक्षा का अधिकार है? नहीं। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? शिक्षा का अधिकार किस में हमारा? शिक्षा का अधिकार हमारा अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21A में है। ठीक है दोस्तों, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। परंतु हम उपाधियों का अंत तो हुआ है, जैसे कि राजा आदि, परंतु जो उपाधियाँ मिलती है, सैनिक उपाधियों का अंत नहीं हुआ है। जो सैनिक उपाधियाँ होती हैं, उपाधियाँ, उनका अंत नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो विधि के समक्ष समानता, बताइए विधि के समक्ष समानता कब होती है? विधि के समक्ष समानता है आर्टिकल अनुच्छेद आपका 14। तो एक ही बचा, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 17। तो समानता का अधिकार कब से कब तक है? तो पहली बात करते हैं हम समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है हमारा 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम आगे देखिए, सबसे पहले आता है हमारा समानता का अधिकार। क्या आता है? सबसे पहले आता है समानता का अधिकार दोस्तों। क्या आता है? चलेगा इस पे, बढ़िया। समानता का अधिकार कौन सा आता है? समानता का अधिकार जो हमारा 14 से लेकर के 18 तक है। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है 1922। ठीक है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है हमारा? ये है हमारा 23 और 24, आर्टिकल 23 से 24 है, 2 आर्टिकल शोषण के विरुद्ध। चौथा क्या आता है हमारा? ये आता है हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, वो आता है हमारा 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है। पांचवा कौन सा है हमारा? पांचवा आता है अल्पसंख्यकों के वर्ग हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आता है आर्टिकल 29 से 30। कुछ छठा कौन सा है हमारा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बताइए दोस्तों इसका आंसर जल्दी से जल्दी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो बताइए मेरे को साक्षरता दर कितनी थी इसकी। इसकी साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर कितनी थी इसके बारे में बताओ। तो क्या 88.23 थी? बताइए। क्या 74.04 थी? क्या 6.990% थी? या 65.27 थी? तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74%। ठीक है। तो हम साक्षरता के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ जो जनगणना हुई है 2011 की, इसमें प्रमुख पॉइंट क्या क्या है। जो जनगणना है वो किस आर्टिकल के तहत आती है? वो आती है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना होती है। तो मैं आपसे पूछूंगा, पहली अनियमित जनगणना कब हुई है? अनियमित जनगणना, इसके बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन, पहली नियमित जनगणना ये बताइए। और तीसरा है पहली स्वतंत्रता सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे हम प्रथम स्वतंत्र जनगणना।
बताओ मेरे को जल्दी से। तो पहली अनियमित जनगणना हुई है 1872 में, मेयो के दौरान, मेयो के समय। ठीक है दोस्तों। और पहली नियमित जनगणना हुई है कब हुई है, जल्दी बताओ मेरे को। पहली नियमित जनगणना हुई है 1881 में। और कौन थे उस टाइम? उस टाइम थे रिपन के शासनकाल में हुई है वो, लॉर्ड रिपन। ठीक है। और प्रथम स्वतंत्र जनगणना हुई है 1951 में, पंडित जवाहर लाल के समय, जवाहरलाल नेहरू के समय। ठीक है दोस्तों, ये थे प्रमुख तथ्य। तो मेरे को बताओ आप, केरल की साक्षरता दर कितनी है? केरल की साक्षरता दर। और एक बताओ बिहार की। तो केरल की है सबसे ज़्यादा। और यूटी में बताओ मेरे को सबसे ज़्यादा किसकी है यूटी में? और यूटी में सबसे कम और ज़्यादा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ सर। सबसे ज़्यादा है यूटी में लक्षद्वीप की। कितनी है? लक्षद्वीप, इसकी है 91.8%। तो यूटी में सबसे कम किसकी है? यूटी में सबसे कम है दादर नगर हवेली की। किसकी है? जो दादर नगर हवेली है, इसकी कितनी है? इसकी है 76.2%। कितनी है? 76.2%। तो केरल की सबसे ज़्यादा है राज्य में। तो कितनी है? केरल की साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा, जिसकी की 94% है। कितनी है? 94%। और सबसे कम है बिहार की राज्य में। तो बिहार की कितनी है? 61.8%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से जल्दी बताइए मेरे को, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। तो 10 खिलाड़ी किस में होते हैं? 10 खिलाड़ी किसी में नहीं होते हैं। तो 11 खिलाड़ी किस में होते हैं? एक तो होते हैं हॉकी में, ठीक है, एक होते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट। और किस में होते हैं 11? फुटबॉल में होते हैं, फुटबॉल में। ठीक है दोस्तों, 15 खिलाड़ी किस में होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं एक की, जो होता है हमारा रग्बी फुटबॉल में। तो ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे को बताओ, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में। और बताओ दूसरा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में। और बताओ मेरे को, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेटबॉल में। और चौथा बताओ मेरे को आप, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में। तो वॉलीबॉल में होते हैं आपके, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? जल्दी बताओ। वॉलीबॉल में होते हैं 6 प्लेयर, कबड्डी में होते हैं 7, नेटबॉल में कितने होते हैं? 7, बास्केटबॉल में होते हैं 5 प्लेयर। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? क्या द्रौपदी मुर्मू है? ये बिल्कुल गलत है। क्या पिनराई विजयन है? ये भी नहीं है। क्या नवीन पटनायक है? नवीन पटनायक तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो कौन बचे अब? कंबमपति हरि बाबू, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में बताओ मेरे को कौन कौन से मंदिर है। और तमिलनाडु में क्या मीनाक्षी मंदिर है? क्या सूर्य मंदिर है? वैष्णो देवी मंदिर है? या हडिम्बा मंदिर है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्द से जल्दी बताइए दोस्तों। इसमें हमारा मीनाक्षी मंदिर सही है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अन्य मंदिर बताइए मेरे को। तमिलनाडु में अन्य कौन कौन से मंदिर है? तो तमिलनाडु के अन्य मंदिर बताइए दोस्तों। एक तो है देखो आपका बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? एक पहला है बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है दोस्तों, एक और मंदिर बताइए मेरे को। एक है वैकुंठ पेरुमल मंदिर। कौन है? पेरुमल मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर हमारा, जल्दी जल्दी बताइए, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर हमारा तो सूर्य मंदिर कहाँ है हमारा? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, सूर्य मंदिर आ गया हमारा उड़ीसा में। अब बताइए मेरे को, और कौन से मंदिर है उड़ीसा में? एक तो मुक्तेश्वर मंदिर भी है उड़ीसा में। कौन है? मुक्तेश्वर मंदिर। ठीक है दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, हडिम्बा मंदिर कहाँ है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अन्य मंदिर, शिकारी देवी मंदिर, नैना माता मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? जल्दी से जल्दी बताइए। तो लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में 1853 में मिला लिया था। और 1853 में क्या चला था? पहली ट्रेन। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? जल्दी बताइए मेरे को। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तरकश युद्ध अभ्यास किस के मध्य होता है? तरकश युद्ध अभ्यास, तो तरकश युद्ध अभ्यास यहाँ पे ओमान नहीं है, सॉरी, ये अमेरिका है।
तो तरकश युद्ध अभ्यास यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की किस पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम स्थित है? मौसिनराम है, ये हाँ आएगा यहाँ पे। ठीक है, मौसिनराम स्थित है। तो आप बताइए मेरे को, गारो खासी शिलोंग पठार में या डफला, बताइए। तो भारत की जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है मौसिनराम में। वो किस पहाड़ी पर स्थित है? वो है हमारा खासी पहाड़ी पे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पहाड़ी कहाँ के? ये मेघालय की। ठीक है दोस्तों, ये मेघालय की पहाड़ी है। तो शिलोंग पठार कहाँ का है? शिलोंग पठार हमारा असम का है। ठीक है, तो डफला पहाड़ी है, ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, और एक मेघालय में और भी है, जैंतिया पहाड़ी। और इन तीनों के नाम से जनजातियाँ भी है वहाँ पे मेघालय में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा शहर है? जल्दी से जल्दी बताइए, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा एक शहर है? क्या गंगा के किनारे बसा शहर है, यमुना के, गोदावरी के, गोमती है? तो गंगा के किनारे नहीं है, यमुना के भी नहीं है, गोमती के भी नहीं है, तो गोदावरी के भी नहीं है, तो है गोमती के किनारे लखनऊ है। ठीक है, गंगा किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? गंगा किनारे है हरिद्वार, ठीक है, पटना, प्रयागराज। तो यमुना के किनारे कौन कौन से देश है? वो है, इसमें दिल्ली, आगरा। ठीक है दोस्तों, आगरा। तो गोदावरी के किनारे कौन कौन से स्थित है? गोदावरी के किनारे बसे शहरों की आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जब भूकंप आता है, जो उसके दौरान जो कंपन पैदा होता है, तो उसे मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? क्या रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं, क्या हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, क्या सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं, या ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम कब करते हैं? जल्दी से जल्दी बताइए मेरे को। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। भूकंप का पता लगाने के लिए भूकंप का पता लगाने के लिए, ठीक है, रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर का जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, या सापेक्ष घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं हम भूकंप के दौरान जो कंपन होती है। ऑडोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए मेरे को। ऑडोमीटर होता है जो दूरी के लिए होता है, जो वाहन दूरी तय करते हैं।
तय करते हैं। ठीक है, तो मेरे को बताइए आप, कुछ पैमाने पूछूंगा मैं जो ये अंतर होते हैं। तो पहला ये अंतर, बैरोमीटर किसके लिए होता है? बैरोमीटर, इसके बारे में बताइए। तो दूसरा बताइए मेरे को, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर। और तीसरा बताइए मेरे को, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। और चौथा बताइए मेरे को, लक्समीटर। लक्समीटर। और पांचवा बताइए मेरे को, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। इन पांचों के बारे में बताइए मेरे को। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है आपका वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। कौन सा? वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों। लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता, मतलब शुद्धता। ठीक है। और स्पीडोमीटर होता है वाहनों की चाल मापने के लिए, स्पीडोमीटर। ठीक है। लक्समीटर किसके लिए होता है? लक्समीटर होता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकाश तीव्रता। तो वोल्टमीटर किसके लिए होता है? विभवांतर को मापने के लिए, जो विद्युत विभवांतर है, विभवांतर को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? मेरे को इसका मात्रक बताइए जल्दी से जल्दी दोस्तों। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है हमारा वॉट। ठीक है दोस्तों। तो जूल किसका होता है? वो होता है, जो हमारा जूल होता है, जूल है शक्ति का और कार्य का, और जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा का, ये तीनों का है ये जूल। तो एम्पियर किसका है? एम्पियर बताइए मेरे को। एम्पियर होता है हमारा विद्युत धारा का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण, संरक्षण, समांगी मिश्रण, इसमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा है इसका आंसर। तो इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण से हम तेल का वनस्पति में रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक होती है? ऊष्मा की। ठीक है, बताइए। यहाँ पे आप ऊष्मा नहीं कीजिए, यहाँ पे आप विद्युत कीजिए। विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक होती है। क्या लोहा होता है? जी हाँ, ये भी होता है। चांदी होता है? ये भी होता है। सोना होता है? नहीं होता। सोडियम? ये भी नहीं होता। तो इन दोनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा ऊष्मा की, जो विद्युत की सुचालक होती है, वो होती है चांदी। चांदी होती है सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? बोलो मेरे भावी फौजियों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपको पता है
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 14। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में जल्दी जल्दी बताइए मेरे को। माइकोलॉजी में क्या शैवालों का अध्ययन किया जाता है? क्या कवकों का अध्ययन किया जाता है? क्या उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। किस में होता है? पोमोलॉजी में। ठीक है, तो उद्यान विज्ञान का किस में होता है? इसका होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो बागान होते हैं। ठीक है, कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। ठीक है, शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? इसका किया जाता है फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, मेरे को बताओ आप, मत्स्य पालन किस में होता है? दूसरा पेडोलॉजी में। मृदा का अध्ययन। और तीसरा बताइए मेरे को आप, एंथोलॉजी में किस में होता है? एंथोलॉजी में किसका अध्ययन क्या होता है, ये बताइए। तो मत्स्य पालन का होता है आपका पिसिकल्चर। किस में होता है? पिसिकल्चर में। ठीक है, मृदा का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में। ठीक है, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये होता है आपका फूलों का अध्ययन। किसका होता है? फूलों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या पेप्सिन पाया जाता है? क्या टाइलिन पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है? या लाइपेज पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। लार में हमारा टाइलिन पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए। फ्लेमिंग ने, बेंटिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इंसुलिन की खोज की है एफ बेंटिंग ने। ठीक है, फ्लेमिंग ने क्या किया है? फ्लेमिंग के बारे में बताओ मेरे को जल्दी से जल्दी। तो एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर ने क्या किया है? इसने जो रेबीज का टीका है उसकी खोज, के टीके की खोज। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने, जल्दी से जल्दी बताइए, चेचक के टिक्के की खोज। चेचक के टिक्के की खोज। बेंटिंग ने की है इंसुलिन की खोज। तो फ्लेमिंग ने क्या किया है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है? ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है? जब हम हीरे को जलाते हैं। ठीक है, मीथेन गैस, ये बायोगैस का प्रमुख घटक है। ये प्रमुख घटक।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन मानव को जीवन देती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? सीएनजी का मुख्य घटक जल्दी से जल्दी बताइए। क्या इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है या मीथेन है? तो सीएनजी का मुख्य घटक है हमारा कौन सा है? मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? C4H4। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? क्या न्यूटन ने की थी, रिटर ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? इसने की थी जड़त्व का नियम। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने किसने की थी? गोल्डस्टीन ने किसकी की थी? जल्दी बताइए मेरे को। गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। और रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने क्या किया है? नाइट्रोजन की खोज की है, नाइट्रोजन। और जो प्रोटॉन का नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो रिटर ने हमारे पराबैंगनी किरणों की खोज की है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इंद्रधनुष में निम्न में से कौन सा रंग नहीं होता? क्या नीला होता है? जी हाँ होता है। काला होता है? जी नहीं। हरा होता है? जी हाँ। पीला होता है? जी हाँ। विब विब ठीक है, काला इंद्रधनुष में रंग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगला एक नींबू डाल देते हैं तो पानी के घनत्व पर क्या परिवर्तन आएगा? क्या आएगा दोस्तों बताइए? क्या वो घट जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, या बढ़ जाएगा? जब आप ये देखो गिलास, ठीक है, ये गिलास का पानी है यहाँ तक। जब आप इसमें नींबू डालेंगे तो पानी क्या ऊपर की तरफ आएगा, या स्थिर रहेगा, या बढ़ जाएगा इसका घनत्व? तो देखिए, जो नींबू होता है, नींबू का जो घनत्व होता है पानी से कम होता है। तो नींबू पानी के ऊपर तैरता है। तो हमें पता लग गया है, जब पानी का घनत्व जब नींबू का घनत्व पानी से कम है तो पानी के ऊपर नींबू तैरता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ना उसमें कोई घटेगा, ना ये पानी बढ़ेगा ऊपर की ओर आएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कांच में पड़ी दरार का चमकना कौन सा परिवर्तन है? जल्दी बताइए मेरे को। क्या प्रकाश का अपवर्तन है? क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है? प्रकाश का परावर्तन है? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये एक परिवर्तन।
दूसरा परिवर्तन क्या है, जो प्रकाश का अपवर्तन का है। इसमें है जैसे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना। ठीक है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसका सही आंसर है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में और क्या होता है, जैसे का हीरे का चमकना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताइए मेरे को, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका मेरे को आप कमेंट में बता देंगे। और प्रकाश का परावर्तन, इसका बताइए कोई। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये अब आज के प्रैक्टिस सेट का। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन डैश जाता है, क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे ना, जैसे कि पदार्थ कुछ भी है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, वो बिखरेगा ना। चाहे वो तरल में होगा तो वो बिखरेगा, उसके आयतन में परिवर्तन आएगा। जैसे हम देखिए कोई चॉकलेट लेते हैं, चॉकलेट कोई पदार्थ है, देखिए मान लीजिए चॉकलेट मतलब ये है चॉकलेट। जब हम इसे यहाँ से हीट करेंगे तो ये क्या होगा, तो इसका आयतन ये बिखरेगा ना, ऐसी ऐसी बिखरेगी ना, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन 30 हो चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा ये प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।